अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्ला हाशमानी। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेकी गुज़िरियल ॾींहुं बजट पेश कई वई आहे। अपोज़िशन जे गोड़ में 8.5 खरब जे खसारे ते बदल 18 खरब 97 अरब खां वधीक जी मालियत वारी वफ़ाक़ी बजट पेश कई वई। टैक्स हदफ़ जेको आहे उहो 12.97 खरब मुक़ररु कयो वियो आहे। नॉन फाइलेट्स ते 45% टैक्स लॻंदो। सोलर पैनल जे कचे माल जी दरामद ते रियायत जो ऐलान कयो वियो आहे। हाइब्रिड ऐं लग्ज़री इलेक्ट्रिक गाॾियुनि जी दरामद ते मिलंदड़ रियायत जेकी हुई उहा ख़तमु कई वई आहे। इंजन कैपेसिटी बदिरां गाॾियुनि जी जेकी अघ जे बुनियाद ते टैक्स वठण जो इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। गॾोगॾु मोबाइल फ़ोन्स ते हिक जहिड़े टैक्स लागू करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। पेंशन ख़र्च में घटिताई लाइ स्कीम बि मुतारिफ़ कराई वई आहे। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वफ़ाक़ी सरकार घटि में घटि माहवार उजूरो 32,000 मां वधाए 36,000 रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। हिक खां जेके 16 ग्रेड जे सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार में 25% ऐं 17 खां 22 ग्रेड जे सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 22% वाध जो इम्कान आहे, जेकी उहा तजवीज़ ॾिनी वई आहे। सरकारी मुलाज़िमनि जी पेंशन में 15% इज़ाफ़े जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। बजट में सरकारी मुलाज़िमनि जी रिटायरमेंट वारी उमिरि 62 साल मुक़ररु करण जी बि तजवीज़ ॾिनी वई आहे। नए माली साल में पघारदार तबिके लाइ इनकम टैक्स में इज़ाफ़ो थींदो। 50,000 रुपया माहवार कमाइण वारो टैक्स खां आजा हूंदा। गॾोगॾु जेको साल में 6 खां 12 लख कमाइण वारा आहिनि उहे 5% टैक्स ॾींदा, जॾहिं त 12 खां 22 लख रुपया कमाइण वारा जेके आहिनि उहे 15% टैक्स भरींदा। गॾोगॾु नए माली साल में दिफ़ा जे लाइ 2,122 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। बांड, PIB ऐं टी बिल्स मां 5,142 अरब रुपयनि जो हदफ़ जेको आहे उहो तजवीज़ कयो वियो आहे। व्याज जी अदायगी लाइ 9,775 अरब रुपया जेके आहिनि उहे तजवीज़ कया विया आहिनि। सब्सिडी जी मद में 1,363 अरब रुपया, इमरजेंसी फंड लाइ 313 अरब ऐं वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजट जे लाइ जेको आहे 1400 अरब रुपया मुख़्तस किया विया आहिनि। पेट्रोल ऐं डीज़ल ते 80 रुपया फ़ी लीटर लिवी लॻंदी। घासलेट ते PDL 50 रुपया फ़ी लीटर बरक़रार आहे। लाइट डीज़ल ते PTL 50 मां वधाए 75 रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। नए माली साल में गाॾियूं, मोबाइल फ़ोन्स, टेक्सटाइल ऐं चमड़े जूं जेके शयूं आहिनि जेके तयारु थियनि थियूं उन्हनि में उहे जेके आहिनि उहे महांगियूं थींदियूं। सोलर पैनल जेके आहिनि उहे सहांगा थींदा। कागज़ ऐं प्लास्टिक जे स्क्रैप ते टैक्स लॻंदी ऐं जाली सिगरेट खपाईंदड़ दुकाननि खे सील कयो वेंदो। बजट इजलास मां इतिहादनि समेत अहम तरीन सियासतदान बि ग़ाइब रहिया। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अफ़ीफ़ राशिद सिद्दीकी, पाण चेयरमैन आहिनि अफ़ीफ़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जा। गॾोगॾु असांखे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अयूब महर साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि। अफ़ीफ़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। मेहर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मेहर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है कैसे देखते हैं, आपको मुतमईन है इस बजट से आप? मेरा ख्याल है मुतमईन तो जिन्होंने पेश किया खुद हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो मुतमईन है, क्योंकि जो हालात और जो जिस तनाजुर में पेश किया गया है उसमें इसके अलावा शायद उनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। अदरवाइज मुतमईन तो इसलिए भी नहीं हुआ जा सकता कि इसके बाद जो स्टेप लिए गए हैं वो यकीनी तौर पे वो सब इन्फ्लेशनरी है, वो महंगाई उनसे यकीनी तौर पे होनी है। इसलिए कि ये जो टैक्सेस का जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है उसमें सुनते ही आ रहे थे हुकूमत की तरफ से भी, और इवन इस दफा पहली मरतबा IMF ने भी ये कह दिया था कि आप डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ फोकस करें, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी GST या एक्साइज वगैरह जब आप बढ़ाते हैं या ड्यूटीज बढ़ाते हैं तो वो कमोडिटीज के प्राइस में शामिल हो जाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। और खुद IMF के अल्फाज में कि महंगाई की वजह से आने वाले दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा है पाकिस्तान में। तो ये जब इंडिकेशन दी गई थी तो मैं ये समझ रहा था, और दूसरे लोग मेरी तरह ये समझ रहे होंगे कि शायद इस मरतबा बजट जो है वो रिवायती नहीं होगा। एक जो शख्सियत जो बजट पेश कर रही है वो भी नॉन पॉलिटिकल शख्सियत है, तो उससे हटकर कुछ स्टेप लिए जाएंगे और डायरेक्ट टैक्सेस पर आया जाएगा। खुद हुकूमत की तरफ से ये बयान भी आते रहे कि वो किन चीज़ों पे हिट करेंगे। लेकिन कल इस लिहाज से एक सरप्राइज था, बड़ा सरप्राइज था कि एक तो टैक्स जो है उसमें कोई 38% का टैक्स रेवेन्यू में इजाफा कर दिया गया। ये एक मेरे लिए बड़ी अहम बात है जो मैं अक्सर प्रोग्रामों में करता हूँ कि जो नेशनल बजट होता है वो इस तरह से नहीं देखा जा सकता जो घर का या कंपनी का बजट है कि ये हमारे इस साल खर्चे होंगे, खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ से हमें आमदनी बढ़ानी है, इन चीज़ों पर टैक्स लगाना है, और अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी फिर भी डिफिसिट रहेगा तो फिर कहाँ से हमें लोन लेना है। ये डॉक्यूमेंट बजट का समझा जाता है कि बजट सिर्फ ये चीज़ होता है कितनी आमदनी है, कितने खर्चे हैं, कहाँ से कर्ज लेके पूरा कर रहा है। इनफैक्ट जो नेशनल बजट होता है
वो पूरी मुल्क की फिस्कल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी का इंडिकेशन होता है। नेशनल बजट के पहले टारगेट ये होते हैं, बजट के फिगर्स बाद में बनाए जाते हैं, पहले टारगेट डिसाइड किए जाते हैं कि हमें पॉवर्टी से किस तरह से निपटना है, कितनी पॉवर्टी कम करनी है इस साल, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम करेंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो, पर कैपिटा इनकम हमारी क्या हो। ये टारगेट फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड किए जाते हैं। इन बजट इन टारगेट्स को फॉलो करता है। अब इन टारगेट्स के बजाय हमारा जो पूरा फोकस हो गया है वो ये हो गया है, कुछ मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, 3-4 हुकूमतें जो आती रही हैं 8-10 साल में, सबका यही तरीका चल रहा है कि कहाँ से कितने खर्चे होंगे, खर्चों में कहाँ कहाँ कट किया जा सकता है, बगैर सोचे समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक हो सकते हैं, कितने शदीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहाँ खर्चों को कट किया जा सकता है, और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए किस किस पे टैक्स लगाया जा सकता है, और कहाँ से लोन लिया जा सकता है डेफिसिट के लिए। ये बजट, नेशनल बजट ये नहीं होता, ये तो उसके आखिरी स्टेप होता है, उससे पहले इकोनॉमिक टारगेट डिसाइड होते हैं। अब ठीक है, राशिद सिद्दीकी साहब भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। राशिद साहब, अफीफ सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा कि ये जो बजट वफाकी हुकूमत ने दिया है, तो क्या जो कारोबारी तबका है वो मुतमईन है इस बजट से? देखिए, कारोबारी तबका ज़्यादा मुतमईन नहीं है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो कारोबारी तबके को चीज़ परेशान करती है ना, वो ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट ही सिर्फ टैक्स क्यों दें। जो ज़राई इनकम वाले हैं, जो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर उनकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इनकम है, उनको क्यों नहीं टैक्स पड़ता, इनकम टैक्स। हम ये नहीं बोलते कि आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाएं, लेकिन अगर मैं अपना एग्रीकल्चर से इतने पैसे कमा रहा हूँ तो मैं क्यों ना टैक्स दूं। मैं भी उसी पाकिस्तान में रहता हूँ जिसमें वो रहते हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही क्यों टैक्स किया जाता है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबको इक्वली टैक्स करना चाहिए, फाइलर नॉन फाइलर के। जब तक हम ऑप्शन में फंसे रहेंगे, हम यही होता रहेगा कि उसने टैक्स ज़्यादा दिया, इसने टैक्स दिया ही नहीं। ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकम है, अगर आप टैक्स दे सकते हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। बगैर टैक्स दिए मुल्क चल ही नहीं सकता। ये बिजनेसमैन भी समझता है, और ये जो हमारे एग्रीकल्चरल और जो बाकी ट्रेडिंग सेक्टर के हैं उनको भी समझना चाहिए कि बगैर टैक्स दिए पाकिस्तान नहीं चल सकता। इन्हीं वजूहात की वजह से गवर्नमेंट को ये मुश्किल स्टेप लेना पड़ता है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर और टैक्स लगाते जाओ, उसी पे और टैक्स लगाते जाओ। इस दफा आपने देखा कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी टैक्स लगे हैं। पहले 1% ऑफ द टर्नओवर होता था, जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस आती थी उसका 1% लग जाता था। अब जो है आपकी उसकी पूरी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, 29% के करीब टैक्स इसके ऊपर अभी इन्होंने बताया है। तो और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर होगा तो उस पर सुपर टैक्स भी आ जाएगा, तो आप समझे 10-12% और इंक्रीज आ जाएगा। तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट पे ही क्यों इतना टैक्स, जबकि वो आपको टैक्स भी दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, फिर भी टैक्स सिर्फ एक ही सेक्टर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी नाइंसाफी वाली चीज़ है जो हमारे टैक्स सिस्टम है, जिसको चेंज होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काफ़ी जो है ना वो डीमोटिवेटेड रहते हैं। अच्छा, मैं साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो हुकूमत ने टैक्स हदफ मुकर्रर किया है वसूली का, ये 12 गालिबन 970 ट्रिलियन। क्या ये IMF को जस्ट राजी करने के लिए किया गया है, या हुकूमत इसको वसूल भी कर पाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए। देखिए, पहली बात ये है ना, जब IMF की बात आती है, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप ये फर्ज कर लें कि IMF दरमियान में नहीं है। IMF, और वैसे भी IMF जो लोन देता है वो लोन बजट में नहीं आता, उसका बजट से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए होता है कि आपने जो इंपोर्ट्स करनी है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, आपकी LCs खुलती रहे, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलते रहे, आपको जो रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम, मेडिसिन और जरूरी चीजें इंपोर्ट करनी है, उनके लिए आपके पास पैसे हों, फॉरेन एक्सचेंज मौजूद हो, 6 वीक या 8 वीक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपके अकाउंट में पैसे हों। तो IMF बेसिकली अपनी मेंबर कंट्रीज को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वो लोन देता है। उस लोन का बजट से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए अपनी कंडीशन रखता है। उन कंडीशन का तब में वो बजट की चीजें भी शामिल कर लेता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये फर्ज करूं कि IMF को एक तरफ रख दें, उसके पैसे तो आएंगे तो वो तो करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए आएंगे, वो डेवलपमेंट फंड या करंट एक्सपेंडिचर के लिए तो यूज भी नहीं होंगे। तो अगर IMF को हटा दें तो हमारे पास ऑप्शन क्या था?
ये जरूरी है। हम IMF की मुखालफत तो करते हैं ठीक, और करनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो हमारे लिए ड्रास्टिक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ऑप्शन भी बताएं ना। किसी ने कोई शेडो बजट दिया है कि कोई बताया, ये भी कोई शेडो बजट या कोई ये तो बताया ना कि इस चीज पे टैक्स नहीं लगना था, इस पे लगना था, ये खर्चे कम नहीं होने थे, ये खर्चे कम होने चाहिए थे। वो एक जरूरी प्रैक्टिस है। IMF के ऊपर हम बात ना रखें, हमारे जिन लोगों ने बजट बनाया है रिस्पॉन्सिबल ये हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं हैरान हूँ, राशिद सिद्दीकी साहब बहुत लीनियट रहे हैं आज। इंडस्ट्री का मसला जो है वो बहुत सीवियर है, इस टाइम बहुत सीवियर हो चुका है। एक वक्त ये आर्गुमेंट दिए जाते थे कि ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर कमा रहे हैं तो ये आगे ये बातें कर रहे हैं टैक्सेस की, अगर इनको नुकसान हो रहा होता तो ये क्यों बिजनेस चला रहे हैं। देखिए 10-20 साल में होता क्या रहा है, फिर बिजनेस बंद होते रहे हैं, फिर लोग जाते रहे हैं, फिर आप ये शिकवा ना करें कि पाकिस्तान छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, दुबई में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कौन सी समझें, इस चीज को समझना होगा। और जो टैक्स का टारगेट रखा गया है, एक चीज एडमिट की इकोनॉमिक सर्वे में बजट के आने से एक दिन पहले कि टैक्सेस के पिछले टारगेट अचीव नहीं हुए थे, इसलिए कि वहां भी इलेक्ट्रिक टारगेट थे। अब उस टारगेट में 38% का मजीद इजाफा कर दिया गया। 13 ट्रिलियन रुपीस के टैक्स की कलेक्शन की बात की गई है। 3 ट्रिलियन का इजाफा कर देना, 3 से 4 ट्रिलियन का इजाफा कर देना, और उसकी कलेक्शन उन्हीं जराए से करना, उन्हीं सोर्सेज से करना जो पहले ऑलरेडी टैक्स बर्डन, जो ऑलरेडी बर्डन है। तो क्योंकि कोई नया एमयू नहीं है, कोई नई टैक्सेस की बात नहीं हो रही कि किसी पर लगाया जाएगा। बात सिंपल एक फार्मूला है जो डिस्कस होता रहा है, और अब से नहीं, ब्रिटिश इंडिया के जमाने से जो एक फार्मूला था कि जो जितना कमा रहा है वो उस पर टैक्स दे। बात ना एग्रीकल्चर की है, ना इंडस्ट्री की है, ना सर्विसेज की है, ना होलसेलर का मसला है, ना रिटेलर का मसला है। जो कमा रहा है उसमें से वो खर्चे निकालने के बाद अपने जो उसके बचता है उसके ऊपर टैक्स लग जाए। कमोडिटीज के प्राइजेस पे नहीं। अभी तो इन्होंने पेट्रोलियम लीवी 20 रुपए की बढ़ाते हैं, GST के रेट बढ़ा देते हैं, और फिर ये कहना इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे कम हो जाएगा? इन्फ्लेशन तो आपने खुद क्रिएट कर दिया ना, इन चीजों की प्राइस में इन्फ्लेशन शामिल हो जाएगा, और जब इन चीजों की प्राइस बढ़ जाएंगी तो इन्फ्लेशन कम, तो फिर कम कैसे कह रहे हैं, फिर तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही चाहिए। तो ये सारे इस तरह से मसले हैं, और इन मसाइल में ये इंडस्ट्री को भी बहरहाल ये चाहिए था कि कोई ऑप्शन देते। बजट प्रपोजल अपनी जगह, बजट प्रपोजल देने से FBR में सबमिट कर देने से बात खत्म नहीं होती। इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए था कि हमारा क्या अल्टरनेट्स हैं हमारे पास, वो अल्टरनेट बताने चाहिए थे, और अल्टरनेट जो बताते हैं वो फिजिबल अल्टरनेट्स की बात हो रही है। अच्छा, मैं साहब जो ये तनख्वाहदार तबका है उसका बड़ा इशू चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि सारा टैक्स वसूली का जो हदफ है वो उसका बोझ हम ही क्यों उठाएं। जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो गैर तनख्वाहदार तबका है, जैसे रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए कहा जाता है कि तकरीबन साल के अंदर 100 अरब रुपए का बिजनेस होता है, तो इनसे कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी हुकूमत? तनख्वाहदार का तो समझ में आ जाता है, उसकी सैलरी आती है, वो मामले तो हो जाएंगे, लेकिन जो गैर तनख्वाहदार तबका है उसकी टैक्स वसूली कितना बड़ा चैलेंज है? बेसिकली ये जो टैक्स कलेक्शन हो गया ना, मैं 1993 के बाद से मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 1993 में केयरटेकर गवर्नमेंट मोइन कुरैशी साहब की थी, उसके बाद जो चेंजेस आई, जो इकोनॉमी में कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए, उनमें सबसे बड़ी जो चेंज थी वो था कि विद होल्डिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो तनख्वाहों से जो टैक्स कलेक्ट हो जाता है वो बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स होता है, जो एडवांस में ले लिया जाता है। तो और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी एडवांस टैक्स ले लेते हैं। तो ये एडवांस टैक्स का कलेक्शन हो जाती है। जो होटल का बिजनेस है, रिटेलर का बिजनेस है, उसमें क्योंकि असेसमेंट होती है, तो असेसमेंट वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये रह से कि जो बजट पड़ रहा है वो तनख्वाहदार तबके पे पड़ रहा है, और ऑलमोस्ट उनके डबल हो जाएंगे टैक्स। ठीक है। अच्छा, अफीफ सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ, आप मुझे समझाएं कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर और फाइलर का बड़ा चर्चा है आजकल, स्पेशली बजट के जो पेश की है गुज़िश्ता रोज़, उसके बाद ये नॉन फाइलर और फाइलर है क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है या बाहर मुमालिक में भी यही सिस्टम चलता है? देखिए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें फाइलर नॉन फाइलर का कोई जो है ना वही नहीं होती, बेसिस ही नहीं होती। हर बंदे ने अपना टैक्स फाइल करना है। वो ये नहीं बोलते। देखें, आज जो हम अभी सैलरी क्लास की बात कर रहे हैं, सैलरी क्लास तो जिस दिन उसको तनख्वाह मिलती है उसी दिन टैक्स कट गया। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो पूरे साल उनकी कमाई है
उसके बाद उनके जो खर्चे हैं, खर्चे माइनस करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। सैलरी क्लास तो उसकी तनख्वाह मिलने से पहले उसका टैक्स कट चुका होता है। तो आप देखें कि ये कितनी जो है वो उनके साथ आप एक तरीके से नाइंसाफी है कि उनके पास तो पैसा आने से पहले ही कट गए और एक ऐसी हमारी जो है वो बहुत बड़ी अवाम है जिसकी मिलियंस एंड रुपीस के अंदर इनकम है, उनके एक्सपेंडिचर उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन वो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दे रहे होते। अभी जो मिनिमम 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स स्लैब है मिनिमम, तो आप सोचे जो 50,000 रुपए कमा रहा है महीने का उसके ऊपर भी टैक्स है। आप मुझे आज बता दें कि 50,000 रुपए महीने कमाने वाला वो किस तरह अपना घर चलाएगा जो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो ये इतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो 50,000 कमाने वाले के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि जो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए साल का कमा रहे होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, उनसे टैक्स की रिकवरी की जाए। देखिए आज भी पाकिस्तान में टोटल फाइलर जो है वो 25 लाख है। 25 करोड़ की आवाम में अगर 25 लाख लोग टैक्स देंगे तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपका मुल्क चल सकेगा। और इसके अंदर मल्टीनेशनल्स और कंपनीज इन्वॉल्व हैं और इसमें 18 लाख तो वो हैं जो सैलरीड हैं जो पहले ही टैक्स जिनका कट हो जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स फाइल करे, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को फाइलर बनाए और गवर्नमेंट को चाहिए नॉन फाइलर का चक्कर ही खत्म कर दें और हर बंदे को अपना टैक्स रिटर्न जमा कराना है साल के आखिर में। इसके अंदर कोई रू रियायत होनी ही नहीं चाहिए। हर बंदा टैक्स दे, जिसकी जितनी औकात है उसके हिसाब से टैक्स दे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वरना फिर आप लोकल बैंक से लोन ले रहे होंगे, फॉरेन बैंक से लोन ले रहे होंगे, आपके जो है वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल कर नहीं रही, रेवेन्यू इतना टैक्स से कलेक्ट हो नहीं रहा, तो हम इसी में पड़े रहेंगे कि हर साल जो है हमारे ऊपर डेट सर्विसिंग बढ़ती जाएगी, सूद ज्यादा देते रहेंगे, खर्चा इतना है नहीं, लेकिन पिछले 25 सालों के अंदर जितना हमने लोन ले लिया उसका सूद हम आज तक देते जा रहे हैं, प्रिंसिपल देने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हर पाकिस्तानी इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के टैक्स नहीं देगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है सिद्दीकी साहब, हम प्रोग्राम में मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर अचूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया वफ़ाक़ी बजट जे हवाले सां ऐं वफ़ाक़ी बजट जेकी पेश थी आहे उन खां बाद में आवाम इलाही रिज़र्वेशन्स ज़ाहिर कयूं आहिनि, छो त जेके बि आम माण्हू सां लाॻापियल शयूं आहिनि उहे घणियूं महांगियूं थियूं आहिनि, जंहिंमें लोहो, सीमेंट, गैस, भाण, मुख़्तलिफ़ शयूं जेके बि आम रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु थियनि थियूं उहे महांगियूं थियूं आहिनि, जंहिंजो डायरेक्टली इफेक्ट आम माण्हू ते पए थो। पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था मुआशी माहिर आहिनि, अयूब महर साहब असांखे लाइन ते जॉइन कयो आहे। महर साहब, मैं अगर आपसे बात करूँ कि हुकूमत कह रही है ये जो गैर रजिस्टर्ड मईशत है इसको ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 31,000 जो हैं वो रिटेलर रजिस्टर्ड हैं, तो ये गैर जो रजिस्टर्ड मईशत है ये कैसे ख़त्म हो सकती है सर? देखिए इसमें मेरे ख्याल में अच्छा स्टेप है, ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती है और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। IT का दौर है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होते हुए कोई चीज़ हाइड नहीं हो सकती, ये बल्कि इससे आसान हो जाएगी। मैं समझता हूँ बिजनेस करने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी, इंडस्ट्री के लिए भी, सब एग्रीकल्चर के लिए भी इवन आसानी हो जाएगी कि अगर ये चीज़ें सब सिस्टम का हिस्सा बन जाए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है। जो इंफॉर्मेशन सूबों के पास है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, जो नादरा के पास है, जो एम्प्लॉयर्स के पास है, ये और जो FBR के पास है, इसको इंटीग्रेट करके अगर इकोनॉमी को रिकॉर्ड पे ले आते हैं, क्या सेल्स है, क्या परचेज है, क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ से पेमेंट्स हो रही हैं। और हम बैंकिंग करते हैं आज के दौर पे, जब बैंकिंग सारी इंटरनेट पर है, नेट बैंकिंग मौजूद है, डेबिट क्रेडिट कार्ड मौजूद है, सारे ट्रांजेक्शन जब ऑनलाइन हर चीज हो रही है ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड पे लाना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हमेशा दस्तावेजी बन सकती है और बनना चाहिए, रिकॉर्ड पे आना चाहिए। दुनिया के तमाम ममालिक जो है इस चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जब ये हो जाएगी तो उसमें ये जो एक प्रॉब्लम है ना, जो अभी राशि सिद्दीकी साहब भी डिस्कस कर रहे थे, आपने भी सही राइट वे में पूछा, कि जो फाइलर और नॉन फाइलर का मसला है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।
इसलिए कि जब हर चीज रिकॉर्ड पे होगी, और अभी ये मसला इस लिहाज से भी समझ से बाहर है कि जितने फाइल, ये नंबर ऑफ फाइलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तमाम फाइलर टैक्स पेयर नहीं होते। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट हैं जिन लोगों को फाइल करना पड़ता है साल के आखिर में रिटर्न, लेकिन वो टैक्स पेयर होते नहीं, क्वालिफाई नहीं करते वो टैक्स पेमेंट के लिए, उनको टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन उनको फाइलर बनना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं, खासतौर पर सैलरी पर्सन, जो टैक्स देते हैं, टैक्स विद होल्ड हो जाता है उनका पेमेंट से पहले, लेकिन वो फाइलर नहीं होते, वो फाइलिंग किसी वजह से नहीं कर पाते, या उस लिमिट में नहीं आते, या इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते, टैक्स उनका कटता है और ऑन रिकॉर्ड होता है। तो फाइलर होने या ना होने का एफबीआर की टैक्स कलेक्शन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन ये जरूर है इससे पैनिक सूरत हाल हो जाएगी। और जिस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं कि नॉन फाइलर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल, वो पाबंदी होगी, नॉन फाइलर जो है वो 45% देंगे प्रॉपर्टी में एज कम्पेयर टू 15%, नॉन फाइलर जो है वो सिम उनको इशू नहीं हो सकती। ये सब मैं समझता हूँ बेसिक फ्रीडम के खिलाफ है ये चीजें। इससे इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी श्रिंक करेगी, और हम एक रास्ता देंगे कि वो जो नॉन फाइलर हैं वो किसी फिर फाइलर दोस्त के जरिए या किसी फैमिली मेंबर के जरिए ये फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। जिसने भी ये सोल्यूशन बताया है मेरे ख्याल में मिसगाइड किया जा रहा है। फाइलर के होने का टैक्स पेमेंट से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर फाइलर नहीं है, और जो लोग फाइल कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते, लेकिन उनका नाम फाइलर में है और वो बेनिफिट ले लेते हैं। टैक्स ना देने के बावजूद वो बेनिफिट इंजॉय करेंगे। तो ये ट्रांसप्लांटेशन जितनी जल्दी हो जाए उतने ही मैं समझता हूँ बेहतर होगा। ठीक है। आतिफ सिद्दीकी साहब, अगर आपसे मैं राय जानना चाहूँ, जो गैर रजिस्टर्ड मईशत है ये बड़ा चैलेंज है, तो कैसे ख़त्म कर सकती है हुकूमत ये गैर रजिस्टर्ड मईशत को? देखिए, ये जो ब्लैक इकॉनमी हम जिसको बोलते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इसको बोलते हैं, इसको ख़त्म करने का एक बहुत आसान तरीका है। आप कैश की ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप जितना लोगों को कैश देते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। जब आपने एक दफ़ा अकाउंट से कैश निकाल के दे दिया किसी को तो उसकी ट्रेसेबिलिटी ज़ीरो हो गई। आप कैश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि अगर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हों, लेकिन आप एक लिमिट से ज़्यादा एक दिन में कैश विड्रॉल कर ही नहीं सकते। आप दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में चले जाएं, आपके अकाउंट में अरबों डॉलर भी पड़े हों, आप $50,000 एक दफ़ा में निकाल के दिखा दें, वो बैंक मैनेजर, वो बैंक के स्टाफ आपको कभी कैश नहीं देगा। वो पहले बोलेगा कि आप रीज़न दो कि ये आपको कैश चाहिए क्यों है। आप ऐसी कौन सी पेमेंट करनी है जो आप ऑफिशियली बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा कैश निकला है उसकी ट्रेसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग चैनल्स को प्रमोट करें, कैश विड्रॉल्स को ख़त्म करें। देखिए, एक दफ़ा कैश विड्रॉल्स के ऊपर, कैश के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लिया है तो उससे आप सिर्फ ब्लैक इकॉनमी को, अनऑफिशियल सेल को ही नहीं रोक रहे होंगे, आप स्मगलिंग को भी रोक रहे होंगे, आप जो है वो अंडर इन्वॉइसिंग को भी रोक रहे होंगे, आप जो है वो जो टैक्सेस से लोग बच रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल रहे होते क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट के पास वो वहाँ से भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप कैश के ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगा दें कि एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा कैश आप दिन में विड्रॉ कर ही नहीं सकते। जब आप ये लगा देंगे तो हल्के हल्के इकोनॉमी में कैश कम होता जाएगा, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स थ्रू चेक्स, आरटीजीएस, जो ऑनलाइन तरीके हमारे पास, हम वो ले आए। दुनिया में इस वक्त मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पूरी लोगों की जगह वो चल रही होती है। उनके पास वॉलेट नहीं होते, एक मोबाइल फ़ोन होता है तो उनके सारे अकाउंट्स मोबाइल में होते हैं, मोबाइल टैप करो आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन हम आज तक कैश के ऊपर चल रहे हैं। हमें इन पुराने स्टेप से निकलना पड़ेगा, नई सोच को लाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि हम इसको किस तरह कम से कम रख लें। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा एक वो आता है ना कि जी हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास जो है वो उनके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, कोई ना कोई जो है वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के होते हैं, लेकिन फॉर अ लार्जर गुड ऑफ पाकिस्तान ये ज़रूरी है कि हम इसको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में कन्वर्ट करें, और उसका इससे अच्छा और आसान तरीका नहीं होगा। आज हर पाकिस्तानी के हाथ में आप देख लें स्मार्टफोन है, उसको व्हाट्सएप और टिकटॉक यूज़ करना आता है, तो वो क्यों नहीं अपनी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकता। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप चाइना उठा लें, QR कोड्स के थ्रू जितनी बड़ी आपको पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं। सिक्योर पेमेंट होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में चंद सेकंड के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हम आज भी जो है वो कैश के अंदर डील कर रहे हैं। कैश एक तो आपको लेके चलना होता है, फिर आपकी फेक करेंसीज के अलग इश्यूज आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कैशलेस एनवायरनमेंट के ऊपर आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है
वो आपको पता हो कि वो पैसे खर्च हो किधर रहे हैं। जब आपको पता होगा ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, तो आप ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है। आपकी स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, आपकी अंडर इन्वॉइसिंग खत्म हो जाएगी, आपकी जो है वो आपके रिटेलर्स और होलसेलर्स को मजबूरन जो है वो टैक्स नेट में आना पड़ेगा, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है कि हम पाकिस्तान को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लेते हैं। ठीक है। अच्छा मेहर साहब, जैसे अफीफ साहब ने बात की ट्रैक एंड ट्रेस की, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारफ करवाया था। शब्बर ज़ैदी साहब उस वक्त थे एफबीआर के चेयरमैन, उन्होंने ये मुतारफ करवाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतमईन नज़र नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? मैं देखिए पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ब्लैक इकोनॉमी और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक चीज नहीं है। ब्लैक इकोनॉमी बिल्कुल वो तो होनी नहीं चाहिए। वो ब्लैक इकोनॉमी का मतलब है कि आप कोई ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जो हार्मफुल हैं, जो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होनी चाहिए। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है कि वो जरूरी नहीं वो ब्लैक इकोनॉमी हो, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, या उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। वो आईटी के जरिए आप या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ट्रैक के सिस्टम के जरिए वो ट्रैक सिस्टम उसको उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को जरूर रिकॉर्ड पे ला सकता है, रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज ये कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो हम जीडीपी के एस्टीमेट देते हैं उसमें इंक्लूडेड होती है। ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं आज के दुनिया में। हमेशा उसका एस्टीमेट एक होता है जो उसमें जीडीपी के ग्रोथ रेट और जीडीपी के फिगर में अनडॉक्यूमेंटेड का पोर्शन, मुख्तलिफ ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो ब्लैक इकोनॉमी है वो अनफॉर्चुनेटली उसका रिकॉर्ड होता भी नहीं और वो मिल भी नहीं सकता किसी तरह से, वो जीडीपी भी शामिल नहीं होता। अनडॉक्यूमेंटेड का मसला ये होता है कि उसके रिकॉर्ड पे ना होने से टैक्सेस के सिस्टम पे जरूरत पड़ती है, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। और जिस तरह अभी बात हो रही है एग्रीकल्चर इनकम की, एग्रीकल्चर इनकम पे मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो मुझे अक्सर उस पर ऑब्जेक्शन होता है कि जब हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, चलें ठीक है, वो वहां तक तो बात सही है। अगर मैं फॉर द आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट में ये मान भी लेता हूँ कि एग्रीकल्चर पे आपने वाले टैक्स इनकम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो एग्रीकल्चर से जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के नाम पर अपनी इनकम शो कर कर एग्जेम्पशन ले लेते हैं। ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का ये नुकसान है। इस तरह की चीजें होती हैं, उसको सिस्टम को रिकॉर्ड पे लाना होगा। और कैश, मेरे ख्याल में इकोनॉमी में कैश का साइज वैसे ही कम हो भी रहा है, बहुत सारा उसमें कैश ट्रांजेक्शन डिस्करेज हो रही हैं, लोग उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ रजिस्ट्रेशन भी ऐसी हो सकती है कि उसको फास्ट किया जा सकता है। ये अभी कोविड के बाद आप देखें, कोविड से पहले और कोविड के बाद में आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का साइज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी एक जंप लिया था उसने, वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो ये कल जो है वो सिंध की बजट पेश होने जा रही है, तो मैं आपसे उस पर भी राय लेना चाहूंगा। सुनने में अभी तक ये आ रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा, जो तनख्वाहें हैं उसमें भी इजाफे का इम्कान है और साथ ही कुछ नौकरियों के ऐलान भी मुतवक्के हैं। तो आप समझते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा परफॉर्म करें, क्योंकि लोग तो उस चीज़ को देखते हैं कि हम पे ज़्यादा टैक्स ना पड़े, हमें ज़्यादा रिलीफ मिले। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस तो जो उनकी कलेक्शन होती है, जो प्रोविंशियल टैक्सेस है उनका साइज तो वैसे भी बहुत थोड़ा है। बेसिकली उनकी जो मेन सोर्स होता है ना, प्रोविंसेस का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उनको डिविजिबल पूल ट्रांसफर से, यानी एनएससी अवार्ड के जरिए जो फेडरल से जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो सूबों के बजट में शामिल होते हैं, वो सूबों का मेन होता है। और इसीलिए देखें, मैंने एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जब केपी का बजट आ गया था फेडरल बजट से पहले, तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रोकता, सूबा पहले बजट दे सकता है। उसमें मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकता, लेकिन एक मैकेनिज्म है जो फेडरल बजट होता है, उसमें कम से कम 3 ऐसे पॉइंट है फेडरल बजट में जिससे फेडरल बजट जो होता है वो प्रोविंसेस के बजट से जुड़ा हुआ होता है। उसमें जो मेन हेड है, सबसे बड़ा हेड होता है, वो एनएससी अवार्ड से जो सूबों को पैसा मिलना होता है। सूबों के वो रेवेन्यू होते हैं, सूबे अपने बजट बनाते वक्त ये देखते हैं कि फेडरल से कितने पैसे एनएससी अवार्ड में उनको मिल रहे हैं, इसलिए सूबे इंतजार करते हैं कि पहले फेडरल का बजट आ जाए। दूसरा होता है कि जो डेवलपमेंट बजट होता है सूबों का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीकेकार है, वो प्लानिंग कमीशन उसको अप्रूव करता है। उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं मैचिंग ग्रांट। मैचिंग ग्रांट का मतलब ये होता है
कि जो सूबों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे वो एग्जीक्यूट और उनको एडमिट तो प्रोवेंस ही करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही उनको एग्जीक्यूट करती है, लेकिन उस पर मैचिंग ग्रांट होती है, उस पर आधे पैसे जो होते हैं वो फेडरल से आते हैं, पैसे दोनों मिलके देते हैं सूबा और फेडरल, क्योंकि कोई अगर किसी सूबे में कोई रोड बनता है, हाईवे बनता है, ब्रिज बनता है, तो पूरे मुल्क को फायदा है ना, वो तो पूरा मुल्क यूज करता है उसको, वो बेशक एक सूबे में बनता है, तो उसमें डेवलपमेंट के जितने भी बजट होता है डेवलपमेंट का, वो प्लानिंग कमीशन में फेडरल के पास जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के, और वो डेवलपमेंट का जो होता है अप्रूवल लेना प्लानिंग कमीशन से जरूरी होता है, तो वो उसके बजट में शामिल होता है, इसलिए भी सूबे का बजट पहले मुनासिब नहीं होता। ठीक है। तीसरा अच्छा, एक और है जो बहुत आखिर में आपसे कमेंट लूंगा, फिर मैं सिद्दीकी साहब की तरफ आऊँ। जैसे आपने कहा कि प्रोविंशियल जो हुकूमतें होती हैं वो इंतजार करती हैं कि वफाक पहले वो बजट पेश करे, उसके बाद सूबाई हुकूमतें पेश करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार हमने देखा कि KPK हुकूमत ने पहले ही बजट पेश कर दिया, तो क्या KPK को टफ टाइम मिलने वाला है वफाक की तरफ से इस मरतबा, या उनकी कोई मुश्किलात बढ़ेंगी? उन्होंने अपने बजट में जो पैसे रखे होंगे, ये तो देखिए सुबह जब बजट बनाता है तो वो देखता है कि बजट से हमें NFC में कितने पैसे आए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कितने प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हुए, उनकी क्या पेमेंट बनती है, और अगर प्रोविंसेस को ग्रांट्स, जैसे बलूचिस्तान को, गिलगित बिल्तिस्तान को, आजाद कश्मीर को ग्रांट्स भी देती हैं, पहले पंजाब और सिंध KP को भी मिलते थे, अब जरा उसका साइज कम हो गया बड़े सूबों के लिए, तो वो ग्रांट्स, NFC अवार्ड और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3 फेडरल बजट में मेंशन होते हैं सूबों के लिए, वो किस सूबे को कितना फेडरल से आना है वो मेंशन होता है। अब KP ने वो पहले ही एस्टिमेटेड अपनी तरफ से लिख दिए हैं कि इतने पैसे हमें फेडरल से आएंगे, वो अगर आउट हो गया, फेडरल ने अगर वो अप्रूव नहीं किए तो उसका बजट आउट हो जाएगा। पहले देखना चाहिए फेडरल से कितने पैसे आ रहे हैं, फिर बजट बनना चाहिए ना, क्योंकि मेन सोर्स होता है सूबों के अपने टैक्सेज से निजाम नहीं चल सकता अगर NFC अवार्ड के पैसे ना आए। सूबों के जो टैक्सेज होते हैं, मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर वगैरह है, ये इससे इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं होती सूबों का। सिंध की हद तक अगर कोई बड़ी कलेक्शन है, वो भी सिंध की हद तक वो SBR है, जो सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो सर्विसेज पर टैक्स कलेक्ट करता है, और क्योंकि सर्विसेज के मेन इंडस्ट्री कराची में है, हब है कराची उसका, जिसमें बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, तो वो अच्छी कलेक्शन हो जाती है, एक अच्छा है। लेकिन बाकी KP में और बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं हो सकती सर्विसेज में, तो वो उनको इंतजार करना चाहिए था NFC अवार्ड से उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि इस हुकूमत जो अभी जो बजट पेश हुआ है, क्योंकि अवाम चाहता है कि उसको रिलीफ मिले, यहाँ पे सीमेंट से लेके वो सिगरेट, लोहा, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्योंकि अभी तक जो फिगर सामने आई हैं, तो अवाम को क्या रिलीफ कैसे दे पाएगी ये हुकूमत? देखिए, जब ये बेसिक कमोडिटीज़ महंगी हो जाएंगी, लोहा आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, सीमेंट आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, हमारे पास जो बिल्डर कम्युनिटी है वो वैसे ही प्रेशर के अंदर है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस आपने देखा थोड़ी हिट हुई, रियल एस्टेट पे 15% वो टैक्स की बात हो रही है, FPCI ने उसको रद्द किया हुआ है। देखिए, जो रियल एस्टेट पे लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही है, ताकि देखिए कुछ पिछले 15-20 सालों में हमारे इंडस्ट्री से पैसा निकल के सारा जाता रहा प्रॉपर्टी के अंदर, और वहां पे जाके पार्क होता रहा, और वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती रही, ट्रेडिंग होती रही, उसके अंदर ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एक बड़ा लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स जनरेट और टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अंदर, और जितना हमारा पैसा है वो इंडस्ट्री से निकल के प्रॉपर्टी में पार्क होता गया। अब इससे जो है लोग डिस्करेज होंगे इन्वेस्टमेंट करने में, ताकि क्योंकि उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अब इंडस्ट्री में लगाएंगे ताकि पैसे रोटेट हो सके, उनको अब वो बार बार खरीद और फरोख्त करने में उनको जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है ताकि इंडस्ट्री के अंदर पैसा वापस आए, मार्केट के अंदर रोटेशन में पैसा आए। जब तक मार्केट के अंदर रोटेशन में पैसा रहेगा तो आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी, आपके नंबर्स बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो इस ये जो हुकूमत ने बजट पेश किए, तो इसके अंदर इंडस्ट्रीज को कोई चैलेंज है या स्मूथली काम कर सकेंगी वो? देखिए, चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स को जो है वो टैक्स लग गया है, उनका एक थोड़ा बहुत चैलेंज होगा। हमें सबसे ज्यादा जो तंग कर रहा है इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो 2 चीजें हैं, एक तो बिजली का बिल और दूसरा इंटरेस्ट रेट। जब तक हम यूटिलिटी, बिजली का बिल तो हर पाकिस्तानी को तंग कर रहा है, जब तक हम इन 2 चीजों को कम नहीं करेंगे, कोई भी नई इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है, कोई भी नई वेंचर स्टार्ट करना मुश्किल है। जो करंट एग्जिस्टिंग हमारे बिजनेसेस हैं उनकी ग्रोथ बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है इसकी वजह से, तो ये एक चैलेंज है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफीफ सिद्दीकी साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। अयूब मेहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त बहुत तो पुजाने दे, दीजा इजाज़त, अल्लाह के बाद।